नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार और हमारे खास कार्यक्रम हेलो एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं खासकर वो जानकारी देते हैं और आपको जागरूक करने का हमारा मकसद होता है। जाहिर है जिस तरह से अभी संक्रमण जो है लगातार तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 4 दिनों से जो बिहार की तस्वीर है थोड़ी राहत दे रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं 7,6500 से घटकर अब 3500 तक पहुंच गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है, वायरस प्रभावित नहीं कर रहा है। अभी भी सर्दी जुकाम बुखार से लोग परेशान हैं और वायरस कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि ये अच्छी बात ये भी है कि ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है या जो टेस्ट से बच रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी सावधान करने की ज़रूरत है। और हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उन एक्सपर्ट से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रभात रंजन हैं जो जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं। साथ ही डॉक्टर विवेकानंद हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही पटना एम्स की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर नेहा सिंह। उसके साथ साथ हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी भी है। तो सभी जो मेहमान हैं उनका हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रभात रंजन, आप ही से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से अभी पेंडेमिक है और सब कुछ अभी सामान्य नहीं है, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था कहें या फिर सड़कों पर जो कहीं ना कहीं सामान्य जो यातायात होती थी उसमें कमी देखी जा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर अभी भी एक असमंजस है कि पिक कब आएगा। क्या लग रहा है जो वायरस है अभी किस तरह से अभी प्रभावित कर रहा है और आने वाले समय में कब तक ये डराएगा? जी देखिए, अभी जो आपको मिल रहे हैं केसेस कम इंडिया में या डिफरेंट स्टेट में या बिहार में, उसका एक बेसिक कारण जो है कि जो अभी प्रोटोकॉल चेंज हुआ ICMR का, आपका टेस्टिंग का, कि जो इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं, उनके जो कांटेक्ट वाले लोग हैं उनको लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि वैसे पॉजिटिव वैसे इन्फेक्टेड जो कि सिम्टोमेटिक नहीं है, हेल्दी हैं, वो आपके सोसाइटी में ज़्यादा घूम रहे हैं और वो स्प्रेड का बहुत ही मेजर कॉज है और ये एक मेजर आउटब्रेक की तरफ हमें ले जाएगा। अभी रिसेंटली इसी को देखते हुए CDC जो है USA की, उसने अपनी गाइडलाइंस भी चेंज किया कि जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके जो कांटेक्ट में हैं एसिम्प्टोमेटिक, उनकी भी टेस्टिंग करनी है। और यदि वो टेस्टिंग नहीं कराते हैं तो उनको एटलीस्ट 3 दिन तक बाहर नहीं निकलना है और जब भी बाहर निकलना है तो मास्क लेके निकलना है और बाहर गैदरिंग में नहीं जाना है, ऐसे जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ होती है नहीं जाना है। तो हमने टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स तो चेंज कर दिए लेकिन बाकी गाइडलाइंस को नहीं अडॉप्ट किया है। तो इससे क्या है कि एक मेजर विस्फोट होने की आपकी संभावना है, जो कि फरवरी फर्स्ट वीक तक में इंडिया मतलब में अभी भी डॉक्टर प्रभात रंजन जो खतरा है वो टला नहीं है और फरवरी तक उम्मीद, ये संभावना जताई जा रही है कि फिर से जो पिक है वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा सकता है। हाँ, ये मौसम भी आपको जो अभी ठंड का होता है, ये इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन को फैलने के लिए काफ़ी माने एक माहौल देता है, एक उसको कंपेटिबिलिटी देता है जिससे वो और तेज़ी से फैलता है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से हमारा सोशल बिहेवियर देखेंगे लोगों का रोड्स पे, अभी भी चूँकि एक मैसेज चला गया है कि बहुत ही माइल्ड डिजीज है, तो पुलिस की तरफ से भी कोशिश हो रही है, डिफरेंट एजेंसी की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन लोगों ने मास्क कम्प्लीटली छोड़ रखा है। देखिए, जहां डॉक्टर प्रभात रंजन ने जानकारी दी है किस तरह से भी जो वायरस है वो अभी भी प्रभावित कर रहा है और आने वाला समय जो है वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। बच्चों की बात करें हम, चूंकि जो बच्चे हैं खासकर अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो बच्चों में एक हेजिटेशंस या जो चीज़ें होती थी वो लगातार देख रहे हैं कि अभी बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी आदतों में जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। बच्चों में गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, वो लगातार दिख रहा है और जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हैं। वजह क्या है डॉक्टर विवेकानंद? अभी जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास से चिढ़ रहे हैं या फिर स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसकी परेशानी बढ़ रही है? जी ज़रूर। एक्चुअली हर एक बच्चे जो पहले कोरोना से पहले स्कूल जाते थे, खेलते थे, वहाँ पढ़ते थे, लोगों से बात करते थे, अपने फ्रेंड से बात करते थे, टीचर से इंटरेक्ट करते थे, ये सब बहुत दिनों से, देखा जाए तो 2 साल से लगभग ये लोग वैसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चे बहुत छोटे हैं वो तो स्कूल देखे भी नहीं, बहुत सारे बच्चे जो देखते थे, जो स्कूल जाते थे, वो ये सब लैग कर रहे हैं और घर के मेंबर को ही बार बार देख रहे हैं। और घर के मेंबर ऑल टाइम बोल रहे हैं कि घर में ही रहो, बाहर नहीं जाओ, घर में ही रहो, खेलने भी नहीं जाओ। तो इससे उनके मानसिक स्थिति पे बहुत असर पड़ रहा है। एक तो पहली बात, बच्चे खा के जितने घर में ही खाते हैं और ओबीज होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई भी व्यायाम या जो भी एक्सरसाइज या चल फिर
वो कम हो गया है। दूसरी बात है, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस करते करते होता है कि एक फोकस होता है मोबाइल पे ऑल टाइम, कि मोबाइल पे देखते रहना है, तो उस पर आँख पे भी असर पड़ता है, इरिटेट हो जाते हैं बच्चे लोग। उनको लगता है कि थोड़ा बाहर में भी घूम के या कहीं भी हम ट्यूशन पढ़े, लेकिन ट्यूशन भी तो ऐसा हो नहीं रहा है, सभी जगह बंद ही हैं, क्योंकि कोरोना को देखते हुए पेरेंट्स नहीं जाने देना चाह रहे हैं। अच्छा क्या है कि नहीं जाने दे रहे हैं, और आगे भी इस तरह से कुछ दिन करे तो बच्चे में, क्योंकि वैक्सीनेशन लगा नहीं है, हमारे जितने भी बच्चे हैं अभी वैक्सीन से बहुत मुक्त है, खास करके 15 से 18 लग गया है, तो उनको हम बच्चे में नहीं रखते हैं, उन लोगों को एडोलेसेंट ग्रुप में रखते हैं। तो वो लोग तो ठीक है, कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं भी स्कूल या जो भी एग्जाम्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जितने छोटे बच्चे हैं हमारे, खास करके 3 साल से लेके 12 साल तक बच्चे हैं, वो बहुत ही प्रोन है हमारे इस कोरोना वायरस से। और जो भी खास करके सर्दी खांसी बुखार है, जो अभी ठंडा का मौसम है, तो इसमें देखा जा रहा है कि बाहर निकलने से बच्चे इफेक्टेड हो जा रहे हैं, उनको बुखार की बिल्कुल बाहर निकलने से ही बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं, और निश्चित रूप से जो पेरेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर केयर करने की जरूरत भी है, और हमारा उद्देश्य भी है कि हम लगातार लोगों को जागरूक करें। जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर नेहा सिंह, अभी जिस तरह से पटना एम्स में मरीज जो भर्ती हो रहे हैं, तकरीबन 70 से ज़्यादा मरीज आपके यहाँ भर्ती हैं अभी। पिछले जो कोरोना काल में आपने देखा है, पहली और दूसरी लहर में बेड की जो मारामारी हो रही थी, इस बार ऑक्सीजन जो लगातार डिमांड बढ़ रहा था, इस बार ऑक्सीजन का डिमांड नहीं है, आईसीयू का डिमांड नहीं है। एम्स की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे आप? हाँ, डेफिनेटली इससे पहले जो वेरिएंट थे हमारे जो देश में और कई देशों में जो फैल रखा था, वो डेल्टा था और डेल्टा प्लस का, और अभी जो है ओमाइक्रॉन का है। दोनों की जो वर्क ऑफ एक्शंस है कि कैसे वो हमें अटैक करते हैं, हमारे लंग के और हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, दोनों में ही अलग अलग लक्षण देखे गए। वही डेल्टा प्लस वो इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि वो जो है लंग की कोशिकाओं के साथ साथ जो है लंग में जो सर्फेक्टेंट होता है जो कि लंग का बचाव करता है, उसको प्रभावित कर रहा था, क्लारा सेल्स पे कर रहा था। लेकिन ओमाइक्रॉन जो है वो लंग के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस को ही प्रभावित कर रहा है, जो कि माइल्ड तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन वायरस का काम है म्यूटेशन होते रहना। वायरस अब तक अपने आप को इस तरह से इवॉल्व करके रखा है कि इसके साथ ये म्यूटेशन ही करता रहा है, लेकिन ये कहना कि इसके बाद का वेरिएंट अभी माइल्डर होगा या कि ये स्ट्रांग होगा, ये अब सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तो आई फील कि वैक्सीनेशन और जो भी प्रणाली, अगर हम लोग इसको रोक पाए, जिस तरह से मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे हम करते आए हैं, तो वैसे तरीके में इसको रोका जा सकता है। और ऑक्सीजन की जो कमी और प्लांट को जो देखा गया था, तो डेफिनेटली अभी इंडिया काफी इक्विप्ड हो रखा है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, और ऐसी जो अचानक की स्थिति, इमरजेंसी स्थितियों से निपटने के लिए भी सरकार ने अपने बहुत ही अच्छे कार्य को कर रखा है। बिल्कुल डॉक्टर नेहा सिंह, अभी आप भी पॉजिटिव हुई थी, अभी जानकारी मुझे मिली, कैसे अस्पताल अभी कैसे जा रही हैं? और दूसरी बात है कि आप होम आइसोलेशन में ही अपने आप को ठीक कर पाई, जो वीकनेस होता है खासकर कोविड के बाद, क्या लग रहा है कि इम्यूनिटी डेवलप करने में कितना वक्त आपको लगेगा? और ड्यूटी तो आप कर रही हैं, एज ए डॉक्टर आप फर्ज अदा कर रही हैं, आम पेशेंट से क्या कहेंगे अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो क्या करेंगे? डेफिनेटली, जैसे कि अभी जैसे रिसेंटली गाइडलाइन में आई है, अन्य लास्ट गाइडलाइन को कंपैरिजन किया गया जाए, तो तब जो था कि हम होम आइसोलेशन के लिए 14 डेज तक हम रह सकते थे, और अभी आजकल अगर आप स्वस्थ हो चुके हैं, माइल्ड सिम्टम्स है, तो आप RT-PCR दोबारा कराए या ना कराए, तो 7 डेज के स्टे पर आप जो है आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं विद द प्रोटेक्शंस। और घर में जैसे कि बच्चे हैं, तो वैसे उनके साथ आप जो करेंगे, दे विल लर्न द सेम, तो आप बिल्कुल आप ऐसे बिहेव करेंगे ताकि उनको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उनको दिया जा सके और वो पॉजिटिव चीजों को सीखे। हॉस्पिटल जैसा चीज है कि बिल्कुल नेहा सिंह जानकारी दे रही हैं, और हम ऋतु, हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ऋतु, अभी जिस तरह से आप देख रही होंगी, अभी फिलहाल जो जांच सेंटर है, खासकर जहां जहां एंटीजन हो या फिर RT-PCR के जरिए जांच की जा रही है, वहां पर धीरे धीरे पिछले 2-3 दिनों में देखा जा रहा है कि लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो इसका कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट भी है कि जो लोग कम आ रहे हैं, तो जो सेल्फ किट है उसके जरिए शायद वो जाँच कर रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। जो आंकड़े हैं, अचानक कोविड की जो संख्या है उसमें गिरावट हो रही है मरीजों में, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो सेल्फ किट है उसके जरिए लोग जांच कर रहे हैं। क्या देख पा रही हैं अभी सेंटर्स पर?
जी बिल्कुल, पिछले खासकर 3 दिनों में जो जांच की संख्या है वो भी कम हुई है, साथ में जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी भी संख्या कम हो गई है। उसकी एक वजह यह है कि लोग अपने आप को होम आइसोलेशन में रख रहे हैं और शायद से वो बता ही नहीं रहे या बताना नहीं चाह रहे कि वो भी पॉजिटिव हुए हैं, या एक वजह ये हो सकती है कि एक टैबू सा है, क्योंकि कई बार अभी भी लोग जो है इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि अच्छा वो कोविड पॉजिटिव हो गया मतलब उससे दूरी बनानी है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मेंटेन करने वाली जो एक चीज है तो कहीं ना कहीं अकेलापन लोगों को थोड़ा सा घर कर रहा है, तो उसकी डर से वो बताना नहीं चाह रहे, इसकी वजह से आ नहीं रहे सेंटर्स पे। और इसके साथ साथ ये भी एक कारण है कि अचानक से जो आंकड़े 3 जनवरी से बढ़ने लगे, इसके बाद लोगों को लगा कि कहीं फिर से वापस से वो वैसे हालात ना हो जाए, उनको अस्पतालों में फोर्सफुली उनको वहां जाना बिल्कुल ना लोग पड़े। ऋतु हम देख पा रहे हैं कि लोग छुपाना भी चाहते हैं और यही वजह है कि रिपोर्टिंग जो है उसमें कमी आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम देख रहे हैं कि जो अलर्टनेस है वो दिख रहा है। डॉक्टर प्रभात रंजन, अभी अगर हम बात करेंगे ये जो एंटीजन है जिसको हम सेल्फ किट भी कह सकते हैं, जो खुद से लोग घर में जांच कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये कितना सटीक है और इसकी रिपोर्ट पर कितना भरोसा कर सकते हैं? जी देखिए, सेल्फ जो टेस्टिंग किट्स हैं वो रैपिड एंटीजन किट्स ही हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इनकी क्वालिटी जो है मेंटेन नहीं है। जो आपकी इंडियन कंपनी की है उसका तो ठीक है, लेकिन क्या है कि आपके देखेंगे मार्केट्स में कई तरह की कंपनियों के भी अवेलेबल्स हैं दुकान पे। दूसरा, कोई उसका डाटा अवेलेबल नहीं होता कि दुकान से जो लोग ले रहे हैं तो किसने ख़रीदा, उसका मोबाइल नंबर या उसका आधार नंबर, वो कितना किट ले जा रहा है, ये सारा कुछ कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा बात है कि घर में जैसे वो अपने खुद किया, बाकी लोगों का भी किया, उसमें कोई पॉजिटिव आया, कोई नेगेटिव आया, तो ये गवर्नमेंट के लिस्टिंग साइट में नहीं आ रहा है, तो इसलिए एक तो आपका नंबर घटता हुआ दिख रहा है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि क्वालिटी उसका पुअर है यदि, तो फॉल्स नेगेटिव देगा। तो फॉल्स नेगेटिव देगा तो ऐसे लोग जो कि वास्तव में पॉजिटिव हैं और उनका रिपोर्ट उस किट में नेगेटिव आया, तो वो खुशफहमी में, चूँकि ये माइल्ड डिजीज है, आपको बाहर घूमते हुए नजर आएंगे बिना मास्क के कि हम तो निगेटिव हैं, हमको ऐसा सर्दी हुआ भी है, तो ओमिक्रॉन नहीं है, कोविड नहीं है, तो बाहर घूमेंगे तो वो और दूसरे को देंगे। तो इससे स्प्रेड की संख्या बढ़ते जाएगी और एक्चुअल नंबर आपका दिखेगा नहीं। तो कभी ये सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम होता है कि जब इस तरह के डाटा आपको एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं कि महामारी आई है, उसकी लहर चल रही है, तो एग्जैक्ट नंबर्स कितने आए आपके कंट्री में या आपके जोन में या हर जोन में, तो उस हिसाब से आप फ्यूचर में फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, ये सिस्टम के लिए भी परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, वो व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, आंकड़े की रिपोर्टिंग के आधार पर ही जो सरकार है व्यवस्था करती है। हालांकि अभी इस बार जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं या अस्पताल हैं, वहां पर मारामारी नहीं है और कोई गैदरिंग देखने को नहीं मिल रहा है। स्थिति फिलहाल अस्पतालों की अगर बात करेंगे तो सामान्य सी दिख रही है, लेकिन जो होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी पॉजिटिव होने के बाद ही होम आइसोलेशन में है। डॉक्टर विवेकानंद, देखा जा रहा है कि अभी जो होम आइसोलेशन में है या फिर जिनमें सर्दी खांसी या किसी तरह का लक्षण है, वो नेजल ड्रॉप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम जानना चाहेंगे, जो अभी बड़ी संख्या में जो मरीज हैं, दवा दुकानों पर देखते हैं कि नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, वो खरीदने आते हैं। क्या जरूरत है इसकी या फिर इसका साइड इफेक्ट? नहीं, जरूरत तो है, बट लॉन्ग यूज करने से साइड इफेक्ट हो सकता है। इसका है 3 से 5 दिन यूज करें हम। नेजल ड्रॉप जो ले रहे हैं वो सही नेजल ड्रॉप ले, क्योंकि उसमें ऐसे नेजल ड्रॉप है जो कि कोई फ़ायदा ही नहीं करने वाले हैं। कुछ है जो मैं बताना चाहूँगा, जो कि सलाइन का नेजल ड्रॉप है वो ले, साथ में कुछ एस्ट्रॉयड है जो मोमेंटाजोन का है या कोई भी लो पावर का जो एस्ट्रॉयड है उसको ले, दोनों को साथ में डाले, क्योंकि कोरोना में खास करके जो भी इसका जो स्पुटम आ रहा है, जो भी आपका खखार आ रहा है, वो ठीक हो रहा है और स्टिकी है। तो उसको है कि पहले कि उसको हम मेल्ट करें, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो फंसा हुआ है उसको हम उसको डाल के कफ रिफ्लेक्स के द्वारा उसको निकाल दें, है ना। तो वो मेल्ट होगा, उसके बाद ही निकल पाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जो भी लोग दुकान से खरीद रहे हैं, अपने चॉइस से खरीद रहे हैं, उनको एक बार डॉक्टर का जरूर ही परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि हर एक नेजल ड्रॉप एक ही नहीं होते हैं, और अभी के दौर में जो नेजल ड्रॉप है वो सही बिल्कुल। डॉक्टर विवेकानंद, हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं खासकर उन्हें ये पता नहीं होता है कि इनहेलर लेने वाले लोग नेजल ड्रॉप लेंगे कितना साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि 2 साल पहले, 3 साल पहले या रेगुलरली जो इनहेलर ले रहे हैं, क्या उनके लिए नेजल ड्रॉप कोई साइड इफेक्ट भी कर सकता है? राइट, एक्चुअली 7 डेज से ज़्यादा अगर लेते हैं तो एक मेडिकामेंटोसा एक वर्ड आता है हम लोग मेडिकल वर्ड में, वो ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है कि उसके जो अंदर में जो ऑल्फैक्टिव बल्ब है
जो कि स्मेल का जो हम लोग काम करते हैं वो स्मेल का पावर कम होने लगता है धीरे धीरे, और भी कुछ कुछ समस्याएं आने लगती हैं जो बार बार, इसलिए हम लोग यूज करें बट ज़्यादा दिन यूज नहीं करें, 5 से 7 दिन के लिए मैक्सिमम करें। अगर उस बीच में नहीं ठीक होता है तो फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेट करके क्या बीमारी है आगे के लिए हम प्रोसीड करें किसी डॉक्टर प्रभात रंजन, क्योंकि निजल की बात हो रही है, लास्ट 2 लहर जो हुआ था उसमें ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी काफी, और अभी केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को कहा है कि ऑक्सीजन की तैयारी रखें अपने अपने अस्पतालों में। वहीं हाल में पटना हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के, तैयारी को लेकर के सरकार से जवाब तलब किया था। तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई कमी दिख नहीं रही है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है, मगर तीसरी लहर क्योंकि सुगबुगाहट हो गई है, तो क्या इस बार किस तरीके का असर होगा? क्या ऑक्सीजन की कमी की कुछ सिचुएशन बनेगी? क्या होंगे हालात इस बार किस तरीके से? मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा आपसे जी। ये कोविड के एक पिकुलियर बिहेवियर है जिसको कि आप ध्यान से देखेंगे। वेव्स, फर्स्ट वेव को देखें, सेकेंड वेव को देखें, थर्ड वेव को देखें। फर्स्ट वेव में हमें यही नहीं पता था कि किस दवा से इसकी इलाज करनी है, कैसे इलाज करनी है, कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे आइसोलेट करना है। सारी दुनिया इसी में खोई रह गई। थोड़ा सा ज्ञान आया क्या कि ये दवाइयों से इलाज संभव है, प्लाज्मा थेरेपी रिफ्यूज हुआ, बहुत सारे HCQ रिफ्यूज हुआ, बहुत सारे पे फाइनली बात आई कि ये सब काम नहीं करते हैं। उस हिसाब से लोगों ने सेकेंड वेव के लिए प्रिपरेशन किया कि हाँ ये दवाइयाँ आएंगी, तो आपने देखा कि सबको इवर्मेक्टिन की पैकेट्स और ये दवाइयाँ की गाँव-गाँव तक बटी। और सेकेंड वेव में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट वेव में उतना रिक्वायरमेंट हुआ नहीं था। तो इसने फिर हमें छकाया, अपने लोकल भाषा जो बिहार की है उसमें बोल सकते हैं कि इसने हमें बोल्ड किया कि इस बार हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे फर्स्ट वेव में जितने आपके आइसोलेशन सेंटर ये सब बड़े थे वो सब भी पूरे हाउसफुल नहीं हुए थे, लेकिन सेकेंड वेव में पूरी की पूरी भर गई और हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने ये सोचा कि थर्ड वेव भी आएगा तो फिर वैसे ही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट से लेके सब कुछ हमने अरेंज कर लिया। हॉस्पिटल बेड्स बढ़ गए, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ गए। अब इसने फिर आपको छकाया है, इस बार नो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। तो आप इसके बिहेवियर को रीड करें कि हर बार जो वेव आ रहा है वो नए तरीके से आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर प्रभात रंजन काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और बिहेवियर को रीड करने की जरूरत है, क्योंकि जो नया वेव आने की बात हो रही है, तीसरी लहर तो चल ही रही है, लेकिन पिक कब आएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। डॉक्टर नेहा सिंह, मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह से अभी जो कोमॉर्बिडिटीज वाले जो पेशेंट हैं, खासकर 50+ वाले और 60+ वाले, हम जो डेथ रेशियो देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है बिहार में, तकरीबन 3 से लेकर 7 तक रोज मौतें हो रही है, लेकिन उसमें 50+ जो लोग होते हैं खासकर उन्हीं की मौत हो रही है। ऐसे लोगों से किस तरह सावधानी बरतने की अपील करेंगे और ऐसे लोग जो है अपने आप को कैसे ख्याल रखें? जी हेलो डॉक्टर नेहा। जी नेहा जी, आवाज जा रही है? चलिए, नेहा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है। हम डॉक्टर विवेकानंद से बात करते हैं। खासकर अभी देख रहे होंगे विवेकानंद, हमने जो सवाल किया अभी, चूंकि जो डेथ रेशियो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिनकी मौत हो रही है 50+, 60+, 70+, वही पेशेंट ज्यादातर अभी कहीं ना कहीं एक्सपायर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? राइट, एक्चुअली मौत जो हो रही है खास करके आपने बोला कोमॉर्बिड कंडीशन, लाइक कोरोना के साथ में कुछ और बीमारियां हैं, लाइक कैंसर हो गए, उसको डायबिटीज़ हो गए, या कोई भी असाध्य बीमारी जो बहुत दिनों से चलते आ रहा है, वैसे लोगों की मौत हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि मौत ये हो रही है तो इसको बचाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। 3 से 5 7 जो हो रही हैं उसको कम किया जा सकता है। तो वैसे लोग जो घर में रहते हैं, खास करके बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने में प्रिकॉशंस लें, हर समय हैंड वॉश करें, अपना सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और डाइट पे भी ध्यान रखें। अपना जो खास करके हाई प्रोटीन डाइट या जो भी एंटीऑक्सीडेंट डाइट या जो कि कैलोरी प्रोड्यूसिंग डाइट है वैसा लें, क्योंकि अभी कोरोना में वीकनेस बहुत ज़्यादा देखा गया है, और वीकनेस होने के चलते जो भी बीमार मरीज हैं, जो भी पहले से बीमारी है, उसको और बढ़ा देता है वीकनेस, और इस कारण से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों से डॉक्टर लगातार सावधानी बरतने की अपील भी कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, चूंकि जो मौतें हो रही है वो कहीं ना कहीं बुजुर्ग की ज़्यादातर हो रही है। डॉक्टर नेहा सिंह, अभी जिस तरह से महिलाएं जो हैं अस्पताल में अभी भर्ती महिलाओं को हमने देखा है कि बड़ी संख्या में अभी जो गर्भवती महिलाएं अस्पताल में भर्ती हो रही हैं,
वैसे महिलाओं को ऑपरेशन की बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि कई अस्पतालों में अभी तारीख पर तारीख मिल रही है। गर्भवती महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगी, उनको कब अस्पताल आना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है, पॉजिटिव हो गए हैं, सर्जरी की समस्या है, तो अभी कैसे मरीजों को सर्जरी कराना चाहिए और कैसे मरीजों को, खासकर महिलाओं में? जी हाँ, जो फीमेल्स हैं जो कि अभी उस फेज में हैं कि उनकी ईडीडी अभी लेट है या आने वाली है या उनके फर्स्ट सेकेंड मंथ ही है, तो वैसे में वो अगर हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो उनको परेशानी तो होती है। पर सबसे बेस्ट बात जो कोविड के लिए देखा गया है, अगर कोई फैमिली प्लान कर रही है तो वैक्सीनेशन जो है प्रेग्नेंट फीमेल में भी ये देखा गया है कि इसको देने से इसके इफेक्ट को, जो कोविड के सीवियर इफेक्ट को कम किया जा सकता है माइल्डर फॉर्म में। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो वैक्सीनेशन की प्रणाली के साथ वो जा सकती है। हालांकि इसकी कोई अभी रिसर्च ट्रायल अभी नहीं हुई है कि प्रेग्नेंट फीमेल को वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पर देखा गया है कि कई फीमेल ने जिन्होंने लिया है वो सेफली अपने बच्चे को डिलीवर्ड किया है। और रही बात की कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं फीमेल में कि अगर रहती है तो कोविड इस तरह से वो मतलब कि हॉस्पिटल अपने आप को इस तरह से तैयार किया गया है, वैसे पेशेंट्स को विशेष ध्यान पे किया जाता है। आरटी-पीसीआर उनके चेक होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद जो उनका जो फॉलो अप जो चेकअप है उसी समय ही उनका स्टार्ट कर लिया जाता है, और जो भी उनको फिर जैसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है उन्हें दी जा सकती है। एक बात और, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसका बच्चा फीड कर रहा है या ना कर रहा है, फीड कर रहा है तो वो फीड कराए या ना करे, बिल्कुल। डॉक्टर नेहा सिंह अभी जिस तरह से जानकारी दे रही हैं, काफी महत्वपूर्ण सुझाव है डॉक्टर नेहा सिंह का। और खासकर जो महिलाएं हैं उन्हें प्रॉपर केयर करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक तरह से बच्चों की भी देखभाल कर सकती है, खुद भी अपनी देखभाल कर सकती है, और जो घर के लोग हैं उनकी भी देखभाल कर सकती है। एक बड़ी जवाबदेही उन पर होती है। तो सबसे पहले तो जो हैंड सैनिटाइजेशन का काम होता है या फिर घर में साफ सफाई हो, वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, तमाम चीज़ों पर जो है आपको ध्यान देना होगा। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, हमारा उद्देश्य भी यही है हेलो एक्सपर्ट का, कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स आते हैं आपकी तमाम जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कर सकें। और जो अभी वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है वो अभियान तभी सफल होगा जब 100% आबादी जो है वैक्सीन लेगी। तो निश्चित रूप से आज हमारा उद्देश्य हेलो एक्सपर्ट में यही था, और जो डॉक्टर्स हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, चाहे बच्चों की बात करें, बुजुर्ग की बात करें या महिलाओं की बात करें। हर वर्ग के लोगों में कोरोना जो है संक्रमित कर रहा है लोगों को, और सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। तो जाहिर है अभी भी आप सावधान रहें, और अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं वैक्सीन तो आप वैक्सीनेशन करा लें, साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की बात हमेशा कही जा रही है उसको भी आप फॉलो करें, ताकि आप खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा जो कार्यक्रम है आज इतना ही, और हमारे साथ जो तमाम एक्सपर्ट जुड़े थे, खासकर डॉक्टर प्रभात रंजन जो वायरोलॉजिस्ट थे, और हमारे साथ डॉक्टर विवेकानंद जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर नेहा सिंह जो कहीं ना कहीं कंसल्टेंट हैं पटना एम्स में, साथ ही हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी। तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे इस खास कार्यक्रम में समय देने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए। नमस्कार।